हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 से चैप्टर मोशन से इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशंस की। इस साल जो न्यू सिलेबस आया है क्लास 9 का, उसमें उन्होंने इस जो तीन इक्वेशंस होती हैं, आपने देखा होगा ये तीन इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन जिन्हें कहा जाता है, इनका ग्राफिकल डेरिवेशन इस साल कोर्स में इंक्लूड कर दिया गया है। तो आइए आज की क्लास में हम इन तीनों की डेरिवेशंस करेंगे यूजिंग द ग्राफ। तो देखिए, इक्वेशन जो होती है वो तीन इक्वेशन ये होती है, इनको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जिसमें पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहाँ पर जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं उनके मीनिंग्स में मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल u है, जहां पर u देख रहे हैं वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी हमारे लिए v हो जाता है, दोनों की SI यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगी। और उसके बाद डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, वो हमारे लिए s हो जाता है यानी कि मीटर में। और एक्सेलरेशन का सिंबल a है यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और टाइम का सिंबल t है यानी कि SI यूनिट होती है सेकंड्स में। तो आइए वन बाय वन हम पहले तीनों के डेरिवेशंस करेंगे। तो आइए पहले फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। अब इन इक्वेशंस की डेरिवेशंस क्योंकि हमने ग्राफ की मदद से करनी है, तो सवाल ये उठता है कि हमें कौन से ग्राफ का इस्तेमाल करना होगा। तो यहां पर जो हम ग्राफ यूज करेंगे बच्चे, उसको हमने नाम दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपने देखा होगा कि इस चैप्टर में आपने टोटल मिला के दो तरह के ग्राफ पढ़े होंगे, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम शॉर्ट फॉर्म में वीटी ग्राफ भी कह सकते हैं। अब वीटी ग्राफ जो हम यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं, देखिए वो कौन सा ग्राफ रहेगा। इसमें हम ये लेंगे अपना y एक्सिस, ये लेंगे x एक्सिस, और ग्राफ जो इसमें रहेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर जो हमारा y एक्सिस होता है ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, यानी y एक्सिस पर वेलोसिटी रहेगी। और याद रखिए जो टाइम होता है वो हमेशा x एक्सिस पे लिया जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो याद रखना है कि y एक्सिस पर वेलोसिटी है और x एक्सिस पर क्या लिया गया है, टाइम। और ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको हम यहाँ पे नाम भी दे देते हैं ए बी। तो देखिए, अब सबसे पहले हम पहली इक्वेशन की जब हम बात करते हैं, तो देखिए पहले हम एक बेस सा बना लेते हैं, क्योंकि वो जो बेस हमारा बन जाएगा तो उसको हम सभी इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम कुछ और इसको लेबल कर लेते हैं ग्राफ को। अगर हम इस पॉइंट को देखिए बच्चे, यहाँ कनेक्ट कर दें, इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पॉइंट हमारा सी, या इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी, ये ओ हो गया, ओरिजिन वाला पॉइंट जिसे कहते हैं आप। और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, और एक हम यहाँ पर भी एक पॉइंट ले लेंगे और इसको हम यहाँ कनेक्ट कर लेंगे ई पॉइंट। ठीक है, अब कुछ और चीजें यहाँ से समझने वाली हैं, आइए उनको देख लेते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ है यहां पर ये ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ए इसका इनिशियल पॉइंट बन जाएगा। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है, तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है और बी इसका फाइनल पॉइंट है। अब क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर देखिए ओरिजिन से स्टार्ट होता, मान लीजिए कि अगर यही सेम ग्राफ यहां से स्टार्ट हो जाता, तो फिर आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या लेना पड़ता, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो हो जाती। लेकिन अभी हमारी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी जो रहेगा, अगर आप ये देखें तो ये हिस्सा वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब है कि जितना भी वेलोसिटी वाला पार्ट है, देखो वो हमें यहां से लेना है y एक्सिस से, और टाइम वाला जो पार्ट है वो हमने x से लेना होगा। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो o से लेकर a तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट बिकम्स द, o से लेकर a तक की जो लेंथ कह लीजिए, वैल्यू कह लीजिए, वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी को बना देगी। और अगर आप ध्यान से देखें ग्राफ को, तो ये एक रेक्टेंगल सा दिख रहा होगा सभी को, जिसका नाम है OADC। तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो OA और CD या DC दोनों बराबर होंगे, और ये U कहलाएगा। तो OA रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। इसी तरह से अगर B हमारा फाइनल पॉइंट है, तो B को अगर हम कनेक्ट करते हैं E पॉइंट के साथ, तो O से लेकर E तक की जो लेंथ होगी ये रिप्रेजेंट करेगी आपकी फाइनल वेलोसिटी को। तो O से लेकर E तक का जो लेंथ है वो देखिए BC के भी बराबर होगा, क्योंकि अगर आप देखें जितना O से लेकर E होगा उतना ही B से लेकर C भी होगा। तो इसलिए OE और BC आपस में इक्वल होकर फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि V को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ये होगा OC। अगर हम OC वाला पॉइंट लेते हैं तो OC और AD दोनों बराबर होंगे,
और ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी आपकी टी को, यानी कि टाइम को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर ए से बी गया है तो उसको ओ से लेकर सी तक का टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को वहां तक ट्रेवल करने में। तो ये कुछ लेबलिंग है जो आपने पहले से कर लेना है ताकि आप उन इक्वेशंस को आसानी से क्या कर सके, डिराइव कर सकें। तो देखिए अब हमारी जो पहली इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करते हैं वो देखिए कौन सा होता है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं बच्चे, उसे कहते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो सर ये वीटी ग्राफ का स्लोप ये सर क्या चीज है, तो आइए समझते हैं। देखिए जब किसी भी लाइन का हमें स्लोप निकालना होता है तो देखो अभी वैसे तो स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है ये आप बच्चे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, मतलब ये चीजें 11th 12th में जाके स्टडी करता है बच्चा। 9th 10th की क्लासेस में अभी इसको उस लेवल में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे लेना हो कि ये जो स्लोप होता है ये क्या चीज होती है, तो देखिए एक्चुअली में जो लाइन का स्लोप होता है, जैसे अभी देखो मेरी लाइन क्या है, यहाँ पर ए बी मेरी लाइन है। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालना चाहता हूं तो मुझे ये चीज को यहां पर देखना होता है कि अभी देखो सिंपल भाषा में थोड़ा सा हम स्लोप को समझ लेते हैं कि जब भी क्लास 9 के हिसाब से है ना भाई, क्लास 9 के हिसाब से हम बता देते हैं कि स्लोप कैसे निकलना है। तो यहां पर जो आपका स्लोप निकलता है उसका वैल्यू आप अभी थोड़ी देर के लिए याद रख लीजिए कि y अपॉन में x, यानी कि मुझे ये देखना है कि ये जो लाइन है, अब देखिए ये लाइन को अगर मैं यहां से ले लेता हूं तो ये पॉइंट हमारा a है और ये पॉइंट हमारा b है। अब ये लाइन ए बी पॉइंट पर बैठकर एक रेक्टेंगल सा बना रही। देखो अगर आपको मैं उस रेक्टेंगल को शेड करके दिखा दूं तो वो रेक्टेंगल कुछ आपको ये दिख रहा होगा, देखो सॉरी ट्रायंगल, रेक्टेंगल नहीं ट्रायंगल। तो ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है जिसका नाम हो जाएगा एडीबी, ठीक है, इट इज नॉट रेक्टेंगल, दिस इज ट्रायंगल। तो ये जो एडीबी ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसी से हम अपनी लाइन का क्या ढूंढ लेंगे, स्लोप ढूंढ लेंगे। तो यहां पर जो हमारी लाइन का जो स्लोप बनेगा वो देखिए मैंने क्या बताया, y अपॉन में x। तो अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस जो होगा ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा BD, और x का जो डिस्टेंस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा a से लेकर AD तक का। तो अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इस ट्रायंगल के अंदर हमें जाना है और इसका y वाला पार्ट को x वाले पार्ट से डिवाइड करना है। अगर आप यूं भी समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर वाले पार्ट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि परपेंडिकुलर वाले पार्ट को बेस से डिवाइड करना है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर देखो BD हो जाएगा और बेस इसका क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अगर हम ट्रायंगल किस में जाते हैं, ADB में जाते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यहां से अगर आप देखें तो VT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। लेकिन जो VT ग्राफ का स्लोप है अगर मैं y अपॉन x करता हूं तो y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को, और x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ, टाइम को। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, तो वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। तो आप सभी को याद होगा कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ और उस वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं टाइम से। यानी कि वेलोसिटी को अगर टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो इट बिकम्स एक्सेलरेशन। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि VT ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो ये बात सभी बच्चों को याद रखनी होगी कि VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो गया बताओ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, ठीक है, स्लोप ऑफ VT ग्राफ। अब इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपकी जो पहली इक्वेशन है, जो हमारी पहली इक्वेशन है बताओ क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। इसको हम स्लोप के कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो याद रखना है कि V बराबर U प्लस AT जो इक्वेशन है उसको स्लोप के कॉन्सेप्ट से डिराइव करना होता है। तो एक्सेलरेशन को हम A ले लेंगे, और अभी मैंने बताया कि VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो y अपॉन x है, यानी कि इस ट्रायंगल में जाना है और उसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना है। तो बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, BD, और इसका बेस क्या होगा, AD। ठीक है, ये कहां से उठाया मैंने, आपको जाना होगा ट्रायंगल ADB में। जो राइट एंगल अगर आपको दिख रहा है, इट इज अ राइट एंगल, अगर आप देखें तो ये 90 डिग्री बना रहा है। तो इस राइट एंगल का इस्तेमाल करके आपको यहां से y अपॉन x से समझ लें या परपेंडिकुलर अपॉन बेस से समझ लें, एक ही बात है। ठीक है, अब आगे क्या करें सर, अब इसको थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे यहां पर। तो अब देखिए BD, अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इसी ग्राफ में जाएं और BD कैसे निकालेंगे आप, तो बच्चा ग्राफ को देखकर ही कह सकता है कि सर BD अगर आपको निकालना है तो फिर आपको क्या करना होगा, BC में से DC माइनस करना होगा।
तो अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो BC में से अगर DC माइनस कर दें तो बात बन सकती है, और डिवाइड में इसके क्या आ जाएगा बताओ, AD आ जाएगा। ठीक है भाई, तो पहले बच्चे को स्लोप के कॉन्सेप्ट से BD बाय AD लिखना है और BD को चेंज करके लिखना है BC माइनस DC। अब जो मैंने चीजें पहले से बना ली थी वहां पे जाइए और बताइए BC किसके बराबर है, OE के। तो BC को हटाकर हम OE लिख सकते हैं। DC किसके बराबर है, देखो OA के, और AD बताओ किसके बराबर है, OC के। ठीक है, तो इस तरह के हमने चेंजेस कर दिए, BC को OE लिख दिया, DC की जगह पर OA लिख दिया, दिस इज DC, और DC की जगह पर हमने लिख दिया OA, और AD की जगह लिख दिया OC। अब इन सभी की वैल्यू ग्राफ से देखकर जो हमने लिखी थी, याद रखें, OA था इनिशियल वेलोसिटी, OE था फाइनल वेलोसिटी, और OC था टाइम, जितना टाइम उसको ऑब्जेक्ट को लगा था इनिशियल से फाइनल पोजीशन में आने के लिए। अब ये सारी वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो देखिए, OE को रिप्लेस करेंगे आप V से, और OA को रिप्लेस करेंगे आप U से, और नीचे आ जाएगा इसके T। अब यहां से अगर बच्चा ध्यान से देखे तो ये बन जाएगा AT इक्वल्स टू V माइनस U, या तो हम ये भी कह सकते हैं V माइनस U बराबर में AT, और U को अगर मैं लेफ्ट से राइट में ले जाऊंगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन डिराइव हो जाएगी V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो याद रखना है सभी बच्चों को कि हमें स्लोप ऑफ द VT ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करना है, और स्लोप हमें इस राइट एंगल को यूज करके निकालना है। चाहे आप ऐसे समझ लें कि हमने इसके y वाले पॉइंट को x से डिवाइड किया है, या तो आप सबसे आसान तरीका रहेगा बिकॉज इज अ राइट एंगल, तो आप परपेंडिकुलर बाय बेस से इसको याद रख लेना कि परपेंडिकुलर बाय बेस लगा के इसका स्लोप आएगा, और उससे फिर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके उसको निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको यहां से चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से हमने यहां पर क्या किया है, पहली इक्वेशन को डिराइव किया है। अब बात अगर हम दूसरी और तीसरी इक्वेशन की करते हैं तो यहां पर आ रहा है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। देखिए, जब डिस्टेंस को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं हमेशा, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिस्प्लेसमेंट को विद पॉजिटिव साइन लेते हैं तो वो डिस्टेंस कहलाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसके आंसर नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जब आप एनसीईआरटी में देखें तो जब उन्होंने इसको डेरिवेशन की होगी तो उन्होंने एस को डिस्प्लेसमेंट माना होगा, लेकिन जितना भी एरिया, अभी मैं इसकी बात करेंगे कि कैसे हम बीटी ग्राफ को यूज करके डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, तो वो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि ये जो पहली इक्वेशन है इसको याद रखना है कि स्लोप के कॉन्सेप्ट से डिराइव करते हैं, लेकिन जो बाकी दो इक्वेशन है इनको हम एरिया के कॉन्सेप्ट से डिराइव करते हैं। या ऐसे याद रख लो भाई थोड़ा सा कि पहली इक्वेशन को स्लोप के कॉन्सेप्ट से डिराइव करते हैं, और सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो होती है मोशन की, इसको एरिया के कॉन्सेप्ट से डिराइव करते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि सर ये एरिया का लॉजिक क्या है। तो आइए अब ये जो ग्राफ होगा हमें दोबारा बनाना होगा, और अब हम जो सेकंड इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं वो होगी s बराबर ut प्लस में हाफ AT स्क्वायर। और याद रखिए इसमें डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आपको एक पॉइंट याद रखना है सभी बच्चों को कि एरिया अंडर द VT ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जब भी हम एरिया अंडर द VT ग्राफ निकालते हैं, एरिया अंडर द VT ग्राफ ले लेते हैं, तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, याद रखें। और या तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, वैसे अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो उन्होंने इसको डिस्प्लेसमेंट बोला है कि एरिया अंडर द VT ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हम एरिया अबव एक्स एक्सिस लेंगे, क्योंकि बिलो एक्स एक्सिस चले जाएंगे तो आपका जो नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो जो y होता है वो नेगेटिव होता है। लेकिन अगर हम अबव एक्स एक्सिस रहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जितना भी, याद रखिए, अबव एक्स एक्सिस लिया जाता है तो दैट बिकम्स डिस्टेंस। तो एक तरीके से आप ये भी समझ सकते हैं कि जो भी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो अबव एक्स एक्सिस निकालेंगे, यानी जो भी हम एरिया भी लेंगे वो अबव एक्स एक्सिस लेंगे। तो जब भी हम एरिया अबव एक्स एक्सिस निकालेंगे तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो भर ये सर ऐसा होता क्यों है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बात को। ठीक है, बस रीजन बता रहा हूं कि ऐसा होता क्यों। तो मान लो ये आपका VT ग्राफ है, ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा VT ग्राफ बना लेता हूं। ये देखो मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन पैरेलल टू क्या है बताइए, ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर मैं इस लाइन के यहां तक का एरिया निकालना चाहूं, और ये एरिया अंडर द VT ग्राफ होता है ना, तो आपको ये एरिया निकालना है। अब ये एरिया अगर बच्चे को निकालना होगा
तो यहां पर उसको क्या करना होगा, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, क्योंकि जब भी आप एरिया निकालेंगे तो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर तो दिखेगी उसमें। तो अभी मेरे को ये रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे आएगा भाई? तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को थोड़ी देर के लिए नाम दे दूं ओ ए बी सी, तो हाउ कैन यू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तो बच्चा कहेगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कौन होगी? ओ ए, है ना, और ब्रेथ क्या होगा? ब्रेथ आप ओ सी ले लो। तो ओ से लेकर ए तक की जो वैल्यू है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और ओ से लेकर सी तक की जो वैल्यू है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और अगर हम वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट, इट बिकम्स डिस्प्लेसमेंट। तो यही कारण होता है कि जब वेलोसिटी और टाइम, क्योंकि एरिया जब भी हम निकालेंगे तो इस तरह की मल्टीप्लिकेशंस होंगी, तो जब भी वेलोसिटी टाइम से मल्टीप्लाई होगी तो हमेशा इट बिकम्स क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए बोला जाता है कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये जो भी एरिया निकालेंगे अबव एक्स एक्सिस निकालेंगे, इसलिए वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी इसको और अच्छा तरीके से पढ़ने आए तो बच्चे फिर उसके लिए आपको कैलकुलस आना चाहिए, और जो बच्चा फिर 11 का बच्चा होता है या 12 का बच्चा होता है फिर वो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके इस बात को समझ पाता है कि एरिया अंडर द एनी ग्राफ इट बिकम्स द क्या? एरिया अंडर द ग्राफ कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फिर इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है, वो लेकिन आप 11 12 में सीखेंगे। लेकिन अभी आप इतने छोटे से कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि क्यों एरिया अंडर द वीटी ग्राफ डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनेंगी तो हमें उनका एरिया आना चाहिए। तो देखिए कुछ बेसिक एरियाज हैं जो बच्चों को आने चाहिए, जैसे कि यहाँ पर कभी हो सकता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल बन जाए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, ग्राफ में देखा आपने। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बच्चे को पता होना चाहिए, तो वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पर कोई स्क्वायर बन जाए, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बच्चे का पता होना चाहिए, वो होता है फिर साइड का स्क्वायर, है ना। ऐसे ही फिर आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के एरिया से भी हमारी कहानी बनेगी, तो वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, कई जगह पर हो सकता है कि आपको ट्रिपीजियम भी मिल जाए, ट्रिपीजियम भी बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, ज्योमेट्रिकल फिगर होती है। देखिए अब देखो ये सब तो आपको पता ही है कि लुक लाइक राइट एंगल ऐसा दिखता है, स्क्वायर ऐसा दिखता है, रेक्टेंगल ऐसा दिखता है, बट ट्रिपीजियम का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। ये देखिए ये फिगर ट्रिपीजियम होती है, इसके पास दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। अब इसका एरिया अगर हमें फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो भी उसकी पैरेलल साइड से उनका सम करना है, और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस है जिसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे अगर मैं इस फिगर में इसको कुछ नाम दे दूं, मान लो ए बी सी डी, तो इसकी जो पैरेलल साइड्स आपके लिए होंगी वो हो जाएंगी ए बी और सी डी, तो आप उनका तो क्या कर देंगे सम, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा अगर मैं देखूं तो ये डिस्टेंस उनके बीच में आ जाएगा, इस पॉइंट को ई मान लो, तो ये ओ ई हो जाएगा। इसको परपेंडिकुलर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। तो एक ये फॉर्मूला भी याद करें। तो इस तरह के आपको एरिया आने चाहिए ताकि आप इस तरह की जो डेरिवेशन, और या फिर इन पे कोई भी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपको देखा होगा ग्राफ से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्जाम में, तो वहां पर भी आपको हेल्प करेंगे। तो अब इस इक्वेशन के लिए देखो ग्राफ कौन सा बनेगा, तो इस इक्वेशन के लिए देखिए ग्राफ तो वही रहेगा जो हमने पीछे बनाया था, सेम वीटी ग्राफ बनाएंगे। देखिए तो ये हमारा सेम वीटी ग्राफ, वही ग्राफ से ही काम चल जाएगा हमारा। तो इधर हमारा v आ जाएगा, देखो इधर हमारा t आ जाएगा, देखो इस तरह से, और यही सेम ग्राफ आप बना दीजिए दोबारा से इस तरह से। अब ये पॉइंट हमने याद है a लिया था, ये b लिया था, फिर मैंने इसको यहाँ कनेक्ट किया था, इसको यहाँ कनेक्ट किया था, इस तरह से लेबलिंग कर लेंगे दोबारा से। तो ये पॉइंट d लिया था, ये c लिया था, और ये e लिया था। और याद होगा कि यहाँ पर हमने कुछ चीजें पहले से लेट कर ली थी कि o से लेकर a का डिस्टेंस या d से c का डिस्टेंस u कहलाता है, फिर o से e का डिस्टेंस या bc ये दोनों बराबर थे तो v कहलाता है, oc और ad बराबर थे तो ये t कहलाता है। वो सेम चीजें रहेंगी सारी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि मुझे ये इक्वेशन को डिराइव करवाना है आपसे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और मैंने अभी पीछे बताया कि जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा। तो हमें इस ए बी जो लाइन है उसके अंडर में जितना भी एरिया है ये सारा हमें फाइंड करना है। तो हमें कौन सा एरिया निकालना है, ये देखिए ये जो मैंने शेड कर दिया, ये सारा एरिया आपको निकालना होगा, ठीक है।
तो आप इस एरिया को अगर ध्यान से देखें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप इस फिगर को बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। देखिए इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो एक राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देख सकते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको अलग कलर से दिखा देता हूं, देखो आपके लिए। ये जो ऊपर का कलर हमने किया हुआ है, ये वाला पार्ट तो राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो इसका नीचे वाला पार्ट है, जो इसका नीचे वाला पार्ट है ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल को। तो इस राइट एंगल और इस रेक्टेंगल के एरिया का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे इस बीटी ग्राफ के अंडर का सारा, इस लाइन के अंडर का, ये जो लाइन है हमारी, ये देखिए, ये इसके अंडर का सारा एरिया हमें मिल जाएगा। तो याद रखिए क्या करना होगा। पहली लाइन आप यही लिखेंगे कि यहां पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, या देखिए डिस्टेंस भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट वर्ड ही यूज किया हुआ है, ठीक है। तो जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ या एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और इसके अंडर का जो हमें एरिया निकालना है वो निकालने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सर इसका जो पहला पार्ट होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो राइट एंगल था एडीबी, एडीबी जो राइट एंगल था वो, और उसमें सम कर देंगे, ठीक है, उसमें हम सम कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, छोटा सा थोड़ा चेंज कर रहा हूं, रेक्टेंगल वाली चीज को मैं पहले लिख रहा हूं, इसको मैं पीछे कर रहा हूं, ठीक है। वो आगे पीछे से फर्क पड़ता नहीं है, बट डेरिवेशन में ये सही रहेगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का नाम बोलो क्या है, OADC, ठीक है ना, OADC। और इसको जोड़ देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB में, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ऐड होगा तो पूरे VT ग्राफ का एरिया आपको मिल जाएगा। अब भी पीछे मैंने बताया था कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। तो उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हम ले लेंगे OC और ब्रेथ हम ले लेंगे OA। भाई इस रेक्टेंगल का लेंथ यहां से यहां तक लोगे ना, इस पॉइंट तक लोगे, तो OC इसका लेंथ बन गया, OA इसका ब्रेथ बन गया, प्लस में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ लिख देंगे बेस। तो इस राइट एंगल में बेस कौन है, तो AD इसका बेस है, AD इसका बेस है और BD इसका परपेंडिकुलर है। तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब ये सारी वैल्यू जो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है उनको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करिए इनकी मदद से। तो बच्चा कहेगा सर OC को हटा के आप लिख दोगे T, OA को हटा के लिख दोगे U, हाफ आ जाएगा। अब आते हैं AD। तो देखिए AD किसके बराबर है, OC के, तो उसको हटा के मैं लिख सकता हूं T। अब बात आती है BD की। तो बच्चा यहां पर अब BD में फंसता है कि भाई वो BD की वैल्यू कहां से लाएगा। ये जो BD यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को हम यहां से यहां पे कैसे लाएंगे। तो BD की वैल्यू को निकालने के लिए हमें जो पीछे हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज किया था फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, वहां से हम BD की वैल्यू ला सकते हैं। देखिए आइए, तो अगर आप पीछे आते हैं फिर से, तो यहां पर देखिए हमारे पास BD था। तो यहां पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, मैं यहीं करके दिखा रहा हूं, बट आपको टीचर को वापस उसी जगह पे करके दिखाना है जहां पे आप डेरिवेशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये A है, ये BD है, और AD को हटा के आप क्या लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं AD को हटा के आप लिख सकते हैं T, AD T के बराबर है, तो यहाँ पे T आ गया। तो बोलो BD की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, AT की। तो याद रखना है कि जो पहली क्वेश्चन जो हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज किया था वहां से आप समझकर देख सकते हैं कि BD जो है वो AT के बराबर है, ठीक है। तो BD को हटाकर अब मैं क्या लिख दूंगा, AT। ये चीज आपको करके दिखा देनी है टीचर को। मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूं इस बात को, लेकिन यू हैव टू प्रूव इट कि यहाँ पे BD जो होगा वो AT के बराबर आएगा। तो रख दो यहाँ पर अब, ठीक है। और सॉरी यहाँ नहीं, जो हमारा अगला पेज था ये वाला, हाँ, यहां पर आप BD को हटा के क्या लिख दोगे, AT। तो वो चीज कैसे आई है वो मैंने आपको बता दी है, तो वो आप कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आपका ये AT आ गया था। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आपकी इक्वेशन आ चुकी है। ये देखो सारे बच्चे, तो ऐसे हो गया U इंटू टी क्या बनेगा, UT, और ये हो गया हाफ, और A को पहले A लिख लो, और T मल्टीप्लाई बाय T क्या बनेगा बच्चों, T का स्क्वायर। ये देखिए, तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आप लगा के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आई होप समझ में आया होगा कि यहां पर हमें एरिया अंडर द VD ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है,
तब ये क्वेश्चन हम सॉरी ये डेरिवेशन जो है हम कर सकते हैं। अब जो अगर आप न्यू एनसीईआरटी जो इस बार उन्होंने लॉन्च करी है उसमें अगर आप देखेंगे तो वहां पर उन्होंने इसकी डेरिवेशन यही से कर दी है। जो तीसरी इक्वेशन है, जो तीसरी इक्वेशन है हमारी, बोलो वो क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखिए मैंने कहा कि इसको आप एरिया के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। तो अभी पहले जो न्यू एनसीईआरटी में जैसे दिया होगा मैं वैसे ही करके दिखाता हूं पहले, और फिर मैं आपको इसका एक और ऑल्टरनेट मेथड भी बता दूंगा जो कि आप यूज करके कर सकते हैं। तो आइए बच्चे, आप थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे पहले तो जो एनसीईआरटी में तरीका दे रखा है उसकी मदद से, और उन्होंने वो तरीके में इसी से ही उसको डिराइव किया हुआ है। तो हमारे पास देखिए अब जो थर्ड इक्वेशन है उसको डिराइव करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला देखिए एनसीईआरटी वाला। अब तीसरी इक्वेशन हमारी बोलो क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as। तो आप क्या करेंगे, पहले देखो जब आपको ये वाली इक्वेशन डिराइव करनी होगी ना, मान लो एग्जाम में ये वाली इक्वेशन आ रही है कि इसको ग्राफिकली डिराइव करो, तो पहले आप यहां तक आएंगे, पहले आपको यहां तक आना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो पहले आपने इस पूरा कॉन्सेप्ट लगा दिया और यहां तक आ गए कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और उसके बाद फिर जब आपने इसको डिराइव कर दिया है तो ये आप यहां से स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर ये इक्वेशन आपके पेपर में आती है तो आपने फर्स्ट इसको डिराइव करना है, ठीक है ना। तो डिराइव इट मैंने यहाँ लिख दिया है, डिराइव इट। अब मान लो कि आपने इसको डिराइव कर दिया, जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट था इसकी मदद से डिराइव कर दिया। अब छोटा सा चेंज करना है, देखो इस इक्वेशन में कहीं पे भी टी नहीं है ना भाई, जो हमारी तीसरी इक्वेशन है उसमें क्या नहीं है, टाइम नहीं है, तो यहाँ पे टी का कोई रोल नहीं है। तो टी को हम कैसे हटाएंगे, पहली इक्वेशन की मदद से हटाएंगे। देखो पहली इक्वेशन क्या थी बोलो, ए वी बराबर क्या इक्वेशन थी बोलो, v बराबर u प्लस ए टी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए टी बराबर v माइनस यू लिख सकता हूं। अरे भाई 80 किलो निकालो ना यहाँ से, तो u उधर चला जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम और भी कर सकते हो, चलो छोड़ो। आपने देखा था कि जब मैंने एस रिलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था तो वो क्या निकल कर आया था, देखो v माइनस यू बाई टी आया था, ये देखो v माइनस यू बाई टी, और ये एस रिलेशन का फॉर्मूला भी होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो एसलेशन का फॉर्मूला लिख दो पहले, क्या होता है v माइनस यू बाई टी, और यहां से t किलो निकाल लो तो वो आ जाएगी v माइनस यू बाई ए। ठीक है, ऐसे भी याद कर लो कि भाई हमें टाइम हटाना है, तो टाइम को कैसे हटाएं, t कैसे हटाएं। तो एसलेशन का फॉर्मूला यूज कर लो पहले, v माइनस यू बाई टी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं, और t बराबर यह है। अब t को, हर t को हटा के इसको रख दो, देखो तो यहां पर अब आपकी इक्वेशन कैसी दिखेगी बोलो, s बराबर u, इस टी को हटा के क्या लिखोगे बताओ, v माइनस यू अपॉन में a। और ऐसा ही काम आपको यहां भी करना होगा, इधर तो a रहेगा और ये बनेगा v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो जहां जहां पर भी t था, एक t यहां बैठा हुआ था, एक t यहां बैठा हुआ था, तो इन दोनों t को हटा के हमने लिख दिया v माइनस यू बाई a। अब बस इसको सॉल्व करना है, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे ये ऑटोमेटिकली इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, तो ये तो बच्चे ऐसे ही रहेगा, u को अंदर भेज दो तो ये बन जाएगा vu माइनस का u स्क्वायर अपॉन में a। भाई u से अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अच्छा, यहां पर हमें स्क्वायर करना है, तो फिर आप इसको क्या लिखोगे, पहले हाफ मल्टीप्लाई में a, और इधर क्या आएगा मल्टीप्लाई में, बोलो v माइनस यू का होल स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर। भाई ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो गया, नीचे वाले का भी स्क्वायर हो गया। अब a से a कटेगा, देखो एक a से a काट दो, तो फाइनली व्हाट वी गेट s बराबर vu माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, और यहां दिमाग लगाओ ये बनेगा v माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन में 2a। ठीक है भाई, क्योंकि एक a कटा है तो एक a बचा था, तो 2 से a इंटू हो गया 2a हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो आप, ठीक है ना, इसका क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो भाई a और 2a का एलसीएम क्या होगा, a और 2a का एलसीएम 2a होगा। अब 2a को a से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, और वो 2 जाके ऊपर इंटू हो जाएगा, है ना भाई, तो ऊपर इंटू कर दो सभी वैल्यू को 2 से, तो 2 इंटू vu, और माइनस में आ जाएगा 2u स्क्वायर। यहाँ पे 2a पूरा कट जाएगा, तो ये बन जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर। आई होप सबको एलसीएम लेना तो आता ही होगा भाई, तो एलसीएम ही लिया, और ज्यादा कुछ कोई साइंटिफिक चीज नहीं कर दी मैंने। तो यहाँ पर हमने a के साथ 2a का एलसीएम लिया, 2a आ गया, और यहाँ पर एक a से a कटा, जो 2 बचा उसको ऊपर इंटू कर दिया, 2a तो पूरा कट गया, तो v माइनस यू का होल स्क्वायर आ गया। अब a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो सारे बच्चे,
a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना v माइनस यू का होल स्क्वायर में, तो क्या लगेगा बोलो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2vu, है ना भाई, यही तो लगेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो क्या कट रहा है और क्या जुड़ रहा है, तो 2vu प्लस में है, 2vu माइनस में कट गया। अब इधर देखो माइनस का 2u स्क्वायर, ये तो s एज इट इज रहेगा, v स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 2u स्क्वायर है, ये प्लस का u स्क्वायर है, तो माइनस का u स्क्वायर बचेगा और डिवाइड में इसके क्या आएगा बोलो 2a, और ये 2a जाके उधर s से इंटू हो जाएगा, तो 2as बराबर आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। देखो हमारी इक्वेशन आ चुकी है, बस अब बस लेफ्ट राइट का लोचा उसको सही कर दो, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को यहां लिख दो और 2as को यहां लिख दो, ये आपका आंसर है। देखिए तो भाई इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे आपको कि भाई अगर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as आती है तो वहां पर हम पहले तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर को डिराइव करेंगे, जो हमने पीछे सीखा, और जब इसको डिराइव करेंगे तो हमने देखा कि जो थर्ड इक्वेशन है उसमें t नहीं है, तो t को हटाएंगे एसिलेशन वाले फॉर्मूले की मदद से और t आ जाएगा v माइनस यू बाई ए, उसको हर t की जगह रख देंगे, उस कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे और ढंग से मेहनत करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आपको यही सेम इक्वेशन को मैं आपको एक दूसरे मेथड से भी करके दिखा देता हूं, वो वहां पर मैं एरिया का यूज करूंगा, यानी कि जैसे मैंने इस इक्वेशन को डिराइव किया था वैसे ही उसी से मैं करूंगा, ठीक है, तो आप वो भी देख लो सेफर साइड के लिए, अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप इसी से कर देना, नहीं तो फिर एक बार इससे भी जा सकते हैं। ये देखो अब आप क्या करें, ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर 2। तो यहां पर आपने क्या करना होगा कि वीटी ग्राफ बनाया अपना, वही पुराने वाला, ठीक है, वही पुराने वाला वीटी ग्राफ बना लिया, देखो ऐसे बना दिया, और फिर वही लेबलिंग कर ली जैसे पीछे करी थी। क्या क्या था बताओ, ये आप तो याद भी हो गया होगा, यहाँ पे O था, यहाँ पे A था, यहाँ E था, यहाँ B था, यहाँ पर कौन था, D था, यहाँ C था। तो इस तरह से आपने वही ग्राफ दोबारा बना लिया, ठीक है, और वैल्यू क्या क्या थी बताओ फटाफट। OA किसके बराबर था बोलो, DC के, ये बन गया था U, ऐसी OE किसके बराबर था, BC के, ये बन गया था V, और OC किसके बराबर था, AD के, ये बन गया था T। तो यहां पर अब आपको एरिया वाले कॉन्सेप्ट से ही जाना है, फिर से आपको ये पूरा एरिया निकालना है भाई, ये पूरा जो VT ग्राफ के अंडर का एरिया है ये सारा निकालेंगे आप। लेकिन लास्ट टाइम जब आपने देखा था ये एरिया मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके निकाला था, रेक्टेंगल प्लस राइट एंगल, लेकिन इस बार मैं इसको वन टाइम निकालूंगा, डिवाइड नहीं करना आपने। तो फिर से बच्चा वही लिखेगा कि हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और क्योंकि देखो मैं जो भी एरिया निकाल रहा हूं अबव एक्स एक्सिस ही निकाल रहा हूं, तो जितने भी एरिया अबव एक्स एक्सिस निकलते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं, और उसी वजह से फिर वो डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये मैं जो एरिया लूंगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, लेकिन इस बार जो एरिया अंडर वीटी ग्राफ लिया जाएगा वो पूरा ही एरिया लिया जाएगा, उसको स्प्लिट नहीं करना आपने। तो ये तो एस बनेगा, इसको मैं सीधा बोल दूंगा कि भाई ये एरिया ऑफ ट्रिपीजियम होगा। हाँ जी ट्रिपीजियम आ गया देखो पिक्चर में, और ट्रिपीजियम का कौन सा ट्रिपीजियम है भाई, ये देखो आप उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये ट्रिपीजियम की बात हो रही है, देखो ये यहां से यहां जाएगा ऐसे, फिर यहां से नीचे आएगा ऐसे, और ये यहां आएगा। देखो आप ध्यान से इस फिगर को देखो, ये ट्रिपीजियम की बात हो रही है। तो इस ट्रिपीजियम का एरिया निकाल दो बस आप, इसका नाम देखो क्या है, OABC, OABC। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे भाई, जो पीछे सिखाया था भाई, क्या सिखाया था याद करो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और इसको तुमने मल्टीप्लाई करना था उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा। ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं भाई, ठीक है, ठीक लगे तो कर लिया, नहीं लगा तो पीछे वाला मेथड तो है ही मेरे पास, है ना भाई, बट नॉलेज लेने में क्या दिक्कत है। सम ऑफ पैरेलल साइड अगर आप लेते हैं तो यहां से आएगा OA और यहां से आएगा BC, क्योंकि पैरेलल साइड लेना है ना भाई, ये तो पैरेलल है नहीं BA और OC, OA और BC पैरेलल है, तो यहां पर आ जाएगा OA प्लस BC, और उनके बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या है, OC। अरे भाई ये जो नीचे बैठा है ये यही तो डिस्टेंस है OC, तो यहां पर आपका आ जाएगा OC। अब सारी वैल्यू पुट कर दो भाई फिर से, तो ये देखो हाफ रहेगा, O से A तक क्या है, O से A तक U है, और ये हमारा B है ना भाई,
ये हमारा V है, सॉरी इधर हमारा BD नहीं आना था, BC आना था, गलत लिख दिया। यहां पर आएगा BC, क्योंकि OE और BC बराबर थे ना, तो BC को हटा के हमने V लिख दिया। OC क्या है? T है। अब देखो यहां पर भी T का कोई रोल नहीं है, जैसे पिछले वाले ग्राफ में डेरिवेशन में भी T हटाया था, वैसे T हटा दो। तो क्या बोलोगे भैया? ये साइड में लिख लो यहां पर कि भाई हम जानते हैं कि A बराबर होता है V माइनस यू बाई टी, तो T की वैल्यू बनेगी V माइनस यू बाय ए। और ये जो T हमने निकाला V माइनस यू बाई ए, इसको हटा के यहाँ पे रख दो। तो बताओ S बराबर क्या बनेगा? अब देखो उसको U प्लस V लिखो या V प्लस यू लिखो, एक ही बात है। और इसको हटा के मैंने मल्टीप्लाई में क्या लिख दिया? V माइनस यू बाय ए। अब नीचे 2 और a तो आपस में इंटू हो जाएंगे, तो वो तो 2a बन जाएगा। और ऊपर अगर बच्चा बहुत ध्यान से देखे तो भाई ये तो फॉर्मूला बन रहा है सर। हाँ, मैंने कहा कौन सा? कह रहा v प्लस यू v माइनस यू, यानी कि a प्लस b a माइनस b। तो क्या फॉर्मूला होता है बोलो? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और इस 2a को उधर भेज दो आप, तो वही इक्वेशन देखो वापिस आ गई, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और फाइनली आप इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू में 2as। देखो यहां पर मेहनत कम है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये ग्राफ बनाओ, फिर ये चीजें करो, फिर इसको डिराइव करो, यहां तक आओ, फिर यहां पर आने के बाद फिर उसके बाद जब आ जाए तो फिर टी को रिप्लेस करो, फिर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करो भाई, और पता लगा इसमें कुछ झोल झाल हो गया तो गलत हो गया मामला। तो उससे ज्यादा बेटर है भाई साहब ये कर लो, 4-5 स्टेप में खत्म हो रहा है। बस इतना याद रखना है कि भैया देखो, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जो पहली इक्वेशन है वो स्लोप से आएगी और ये दोनों मैंने कहा था ना एरिया से आएगी। तो इतना आप याद रख लो कि इसमें जब आप जाओगे ना, इसमें इस वाली इक्वेशन में जब जाओगे तो एरिया को स्प्लिट करना है, एरिया को स्प्लिट करना है, मतलब इसमें राइट एंगल और ट्रायंगल में जाना है। और इसमें जब हम जाएंगे तो फिर एरिया ट्रेपीजियम का लेना है खाली, तो उसमें फिर ट्रेपीजियम का एरिया लेना है, उसको स्प्लिट नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे, ये देख सकते। तो ये ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो भाई मेथड सही होना चाहिए, वो डिपेंड नहीं करता कि वो क्या है, बट मेथड इज करेक्ट तो टीचर मार्क्स जरूर देगा आपको। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, जहां पर हमने तीनों इक्वेशंस को ग्राफिकली डिराइव करके दिखाया आप लोगों को। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल के न्यू सिलेबस में ऐड की गई है, तो 100% हो सकता है कि अब आपके एग्जाम में इनकी डेरिवेशन आएगी ही आएगी। तो इसको जरूर करके जाएं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरूर करके जाएंगे। तो आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हम बच्चों को लेकर देते हैं ताकि वो उनको एग्जाम में क्या कर सके, हेल्प कर सके। तो तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। राधे राधे।